फाइनली गाइज, जिस एनीमे के सीजन 2 का हम लोगों को काफी समय से वेट था, फाइनली अब उसका सीजन 2 आ चुका है। जी हाँ गाइज, मैं बात कर रहा हूँ आई वॉज री इनकॉर्नेटेड एज द 7th प्रिंस के बारे में। सो अब फाइनली इसका सीजन 2 आ चुका है। इस वीडियो के अंदर मैं पहले एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा सीजन 2 के। और अगर तुम लोगों को एक बार रिकैप करना है कि भाई पिछले सीजन में क्या हुआ था, तो मैं तुम लोगों को मेरे चैनल की ही पहले सीजन की प्लेलिस्ट दे दूंगा, जो कि तुम लोगों को पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो एक बार उसे चेकआउट कर लेना। एंड अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो फिर अब बिना टाइम वेस्ट करे एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। एपिसोड 1 में हम लोग लॉयड को देखते हैं, जो कि बादलों के भी ऊपर होता है और अब वो किसी से लड़ रहा है। उसे पता चल जाता है कि उसका दुश्मन काफी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए वो ग्रिम से अपनी तलवार मांगता है। तो ग्रिम भी अब उसे तलवार पकड़ा देता है और अब लॉयड भी तलवार लेकर अब एक खतरनाक अटैक को रोक लेता है। इसी तरीके से लॉयड का अपोनेंट उसके ऊपर लगातार हमले कर रहा होता है, पर लॉयड भी सभी अटैक्स को काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर डॉज कर रहा होता है। लॉयड इसलिए एक्साइटेड है क्योंकि उसका अपोनेंट काफी ज्यादा ताकतवर है। दरअसल लॉयड का जो अपोनेंट है वो एक एंजल है। जैसे ही लॉयड अब उस एंजल के सभी अटैक्स को रोक लेता है, जिसके बाद लॉयड भी अब काउंटर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी तलवार को वापस एक ग्रिम को पकड़ा देता है और अब वो ताओ की टेक्निक को यूज करता है, जिसका यूज करके अब वो उस एंजल के बाकी के और भी अटैक्स को रोक लेता है। पर फिर भी ये इतना काफी नहीं होता है। वो सभी अटैक्स को डॉज नहीं कर पाता है, जिस वजह से लॉयड अब घायल भी हो जाता है, जो देखकर लॉयड को अब और भी ज्यादा मजा आ जाता है। इसके बाद लॉयड अब वापस से उसी खतरनाक मैजिक को यूज करने लगता है, जो कि उसने पिछले सीजन में भी यूज किया था। वो उस अटैक को सीधा उस एंजल के ऊपर मार देता है, जिसकी वजह से वहां पर एक काफी बड़ा धमाका हो जाता है। पर हम लोग अब देखते हैं कि इतना पावरफुल हमला लगने के बाद भी उस एंजल को कुछ भी नहीं हुआ है। वो एंजल अब लॉयड से कहता है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। अगर तुम भीख भी मांगोगे तो भी मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं, शैतान बच्चे कहीं के। ये सुनकर लॉयड भी कहता है कि ठीक है, मुझे तो ये चलेगा। हम लोग को पता चलता है कि ये तो बस एक फ्यूचर की लड़ाई का एक छोटा सा पार्ट था। हम लोग को अब दिखाया जाएगा कि आखिर लॉयड आखिरकार आसमान में पहुंचा कैसे। शुरुआत में हम लोग रेन को देखते हैं, जो कि लॉयड की मेड बन चुकी है। वो काफी ज्यादा नर्वस होती है, पर फिर भी वो लॉयड के रूम के अंदर जाती है और उसे कहती है कि ब्रेकफास्ट का समय हो गया। पर अब वो देखती है कि लॉयड तो वहां पे होता ही नहीं है। वहां पर सिर्फ ग्रीम और शीरो ही थे। वो लॉयड को ढूंढ रही होती है। इतने में ही लॉयड दीवार में से निकलता है और उसे गुड मॉर्निंग कहता है। ये सुनकर रेन अचानक से घबरा जाती है। वहीं पर लॉयड अब कहता है कि ये देखो, मैं अब काफी अच्छे से अपनी प्रेजेंस को हाइड कर पा रहा हूँ। तुमने जो मैना ब्लॉक मुझे सिखाया था, ये सही में काफी कमाल का है। जिस पर रेन कहती है कि मुझे इसे सीखने में काफी साल लग गए थे, पर तुम तो इसे काफी जल्दी सीख गए। वो शर्माकर अब कहती है कि लॉयड तुम तो काफी कमाल के हो। पर तभी उसे रियलाइज होता है कि वो तो लॉयड की अब मेड बन चुकी है, इसलिए उसे लॉयड को अच्छे से रिस्पेक्ट से बुलाना होगा। तो अब उसे कहती है कि मास्टर आप काफी कमाल के हो। जो देखकर लॉयड कहता है कि तुम इतना हिचकिचा क्यों रही हो? अब क्या तुम्हें यहाँ पर अभी तक काम करने की आदत नहीं हुई है? तुम्हें यहाँ पर आए हुए काफी समय हो चुका है। जिस पर अब वो कहती है कि इतने दिन काफी नहीं है। वैसे भी सिल्फा मुझे काफी कुछ सिखा रही है। वो काफी स्ट्रिक्ट भी है पर कूल भी है। एटिकेट्स वगैरह सीखने में काफी दिक्कत आ रही है, पर मैं अपना बेस्ट दूंगी और आपके लिए एक काफी परफेक्ट सर्वेंट बन के रहूंगी। ये सुनकर लॉयड कहता है कि तुम्हें मुझे मास्टर बुलाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर रेन खुश हो जाती है और अब वो लॉयड को सिर्फ लॉयड बुलाने ही वाली होती है। इतने में ही सिल्फा वहां आ जाती है और अब वो रेन से कहती है कि तुम्हें लॉयड को मास्टर ही बुलाना होगा। ये सुनकर वो काफी डर जाती है और कहती है कि माफ करना, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। वहीं रेन को डांट खाता हुआ देख अब लॉयड कहता है कि रेन की तो काफी बुरी हालत हो रही है। जिस पर ग्रीम कहता है कि सिर्फ रेन ही नहीं बल्कि बाकी सभी लोग भी बिजी होंगे। जिस पर लॉयड भी कहता है हाँ। अगले सीन में लॉयड अब वापस से उसी कैसल में आ जाता है, जहां पिछले सीजन में उसने गुस आर्मी के साथ लड़ाई करके इस कैसल को तबाह कर दिया था। लॉयड के हमले की वजह से वहां पर अब एक काफी बड़ा गड्ढा हो गया था, पर गालिया ने उसे अपने वेब से ठीक कर दिया, जिस पर लॉयड अब उछल रहा होता है। हम लोग को अब ये भी पता चलता है कि गालिया जो है वो यहाँ का गवर्नर भी बन चुका है। गालिया कहता है कि मुझे लगा कि यहाँ का जो गवर्नर है वो प्रिंस लॉयड बनेंगे। तो लॉयड कहता है कि मेरे फादर ने ही मुझे मौका दिया था कि मैं किसी को भी गवर्नर बना सकता हूँ, तो मैंने तुम्हें गवर्नर बना दिया, क्योंकि इस जगह को ठीक भी तो करना था। अगर ये जगह ठीक नहीं होती तो मैं इसे अपनी रिसर्च के लिए यूज नहीं कर पाता। तभी बेबीलोन वहां आ जाता है और कहता है कि यहाँ पर डीमंस ने काफी तबाही मचा दी है, इसे रिपेयर होने में काफी समय लगेगा। वहीं गालिया भी अब कहता है कि अगर ये जगह मेरी है तो मैं इसे फिर से कभी तबाह नहीं होने दूंगा। पर काश हमारे पास ऐसा कुछ होता जिससे कि हम लोग अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर सकें। तो ग्रिम कहता है कि अगर तुम लोगों को एक डेमोनिक ओपिनियन चाहिए तो मैं तुम लोगों को डिवाइन सोर्सरी ही रेकमेंड करता हूँ। ये सुनकर वो सभी डर जाते हैं और कहते हैं क्या तुम एक डीमन हो? जिस पर वो कहता है कि हाँ, तुम्हें क्या लगा था? एनीवेज, मैं तुम्हें बताता हूँ कि डिवाइन सोर्सरी क्या होती है। ये एक ऐसे तरीके का मैजिक है जो कि सिर्फ चर्च के डिवोटीज ही उन्हें हाथ लगा सकते हैं। ये एक तरीके की भगवान की ताकत होती है जिसे तुम अपनी बॉडी में डालकर बुराई को भगाते हो। ये सुनकर बाकी लोग कहते हैं कि हमने गॉड को या फिर चर्च को कभी माना ही नहीं।
तो ग्रिम कहता है कि चलो फिर चर्च को ज्वाइन करने का समय आ गया है। लॉयड, तुम तैयार हो ना? ये सुनकर लॉयड थोड़ा सा घबरा जाता है। वो कहता है कि चर्च में किसी और दिन जाएंगे। लॉयड का ये चेहरा देखकर सभी कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ऐसा लॉयड ने किया क्या है जिसकी वजह से वो घबरा रहा है। तो लॉयड अब उन लोगों को बताता है। वो कहता है कि मेरी ये गलती की वजह से मुझे चर्च से निकाल दिया गया, पर यह आज से 2 साल पहले हुआ था। शायद वो लोग उस घटना के बारे में भूल गए होंगे, तो शायद से अब मैं जा सकता हूँ। जो सुनकर गालिया अब बेबीलोन से कहता है कि तुम भी इसके साथ जाओ। वहीं लॉयड कहता है कि अगर चर्च को ज्वाइन करने से मुझे डिवाइन सोर्सरी के बारे में जानने को मिलेगा तो मैं चर्च ज्वाइन करूंगा। अगले सीन में वो लोग चर्च में आ जाते हैं, जहां पर उनके साथ रेन भी होती है। लॉयड अब उसे कहने लगता है कि तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी, जिस पर वो कहती है कि सिल्फा बिजी है तो मुझे आना पड़ा, और वैसे भी मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। ऐसा बोलकर वो काफी शर्माकर शीरो को पकड़ लेती है। वहीं बेबीलोन अब लॉयड से कहता है कि हमारा प्लान ये है ना कि हम लोग को चर्च को सर्व करना है, जिससे कि हम लोग डिवाइन सोर्सरी के बारे में सीख सके। तो लॉयड कहता है, हाँ, अगर तुम चर्च का काम करोगे, जैसे कि फंड्स इकट्ठे करना, साफ सफाई करना, स्क्रिप्चर्स को पढ़ना, प्रे करना, ऐसे वैसे काम अगर तुम काफी समय तक करते रहोगे तो जो एंजल होते हैं वो तुम्हें डिवाइन सोर्सरी दे देते हैं ब्लेसिंग के तौर पर। जो सुनकर बेबीलोन कहता है कि ये तो काफी ज्यादा काम करना पड़ेगा हमें। इसके बाद अब वो लोग चर्च में आ जाते हैं, जहां पर लॉयड फादर को आकर गुड आफ्टरनून कहता है। वहीं फादर भी उसे काफी प्यार से मिलने लगते हैं, पर तभी उसे याद आ जाता है कि ये तो लॉयड है। फादर अब डर जाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज से 2 साल पहले तुमने इस चर्च के अंदर हेल निकाल दिया था, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा, यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर बेबीलोन भी सोचने लगता है कि आखिर लॉयड ने 2 साल पहले ऐसा किया क्या था। तभी वहां पर ईशर नाम की एक सिस्टर आ जाती है। वो फादर से कहने लगती है कि वो बात तो काफी पुरानी हो गई है, उसे भूल जाओ। जिस पर फादर कहता है कि तुम काफी सॉफ्ट हो, तुम हमेशा ही ऐसे मैटर्स को जाने देती हो। तो ईशर कहती है कि आप ही तो कहते हो कि लोग गलती करते हैं पर अपनी माफी भी तो मांगते हैं ना। अगर माफी मांगते हैं तो गॉड उन्हें माफ भी कर देते हैं, है ना? वैसे भी अभी तक लॉयड पे कोई गुस्सा भी नहीं है। जिस पर फादर कहते हैं कि गुस्सा है, मैं गुस्सा हूँ लॉयड पर। यह सुनकर लॉयड शीरो को सामने कर देता है और अब शीरो फादर को काफी प्यार से देखने लगता है। तो अब फादर भी पिघल जाते हैं। वो अब लॉयड से कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें कंप्लीटली आने नहीं दूंगा, पर मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ अपनी गलती को सुधारने का। ऐसा बोलने के बाद अब वो उन लोगों को चर्च के कपड़े पहना देता है। अगले सीन में लॉयड सफाई करने के लिए आ जाता है। सफाई करते करते वो बोर हो जाता है और गलती से अब वो एक वास गिरा देता है, जो कि टूट जाता है अब गिर के। लॉयड अब वहां से जाने लगता है, पर तभी ईशर आकर अब उस वास को उठाती है और अब लॉयड से कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो लॉयड कहता है कि माफ करना, मैंने ये वास गिराकर गंदगी कर दी। तो ईशर भी कहती है, कोई बात नहीं, ये गलती से हुआ है तो कुछ नहीं होता, तुम्हें तो चोट नहीं लगी ना? जिस पर लॉयड कहता है, नहीं। ये सुनकर ईशर कहती है कि काफी खुशी हुई है कि तुम ठीक हो। पर तभी अब वो उस वास को देखकर कहती है कि ये तो वही वास है जिसे फादर काफी पसंद करते हैं। यह सुनकर लॉयड घबरा जाता है। तो ईशर कहती है, घबराओ मत, मैं फादर से तुम्हारे लिए माफी मांग लूंगी। और लॉयड कहता है, नहीं, उनसे मैं माफी खुद मांग लूंगा। ऐसा बोलने के बाद लॉयड भी अब उस वास को उठाकर फेंकने के लिए चला जाता है। ये देखकर रेन भी कहती है कि आखिर लॉयड को क्या हुआ, वो काफी अजीब बिहेव कर रहा है। तो ईशर कहती है कि मुझे नहीं लगता, लॉयड तो हमेशा से ही ऐसा अच्छा बच्चा था। तो रेन उसे पूछती है कि जब लॉयड छोटे थे तब वो कैसे थे? तो ईशर कहती है कि तब से लेकर अब तक वो बिल्कुल भी नहीं बदला है। उसे मैजिक इतना ज्यादा पसंद है कि उसे बाकी चीजों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इस बार उसने चर्च को डिवाइन सोर्सरी सीखने के लिए ज्वाइन किया है ना? ये सुनकर रेन और बेबीलोन घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि इसे कैसे पता। वो उसे झूठ कह देते हैं और कहते हैं कि हमें नहीं पता। वहीं ईशर समझ जाती है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। वो कहती है कि लॉयड तो सही में नहीं बदला, वो पहले भी काफी वास को तोड़ा करता था। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर लॉयड ने वास गिरा दिया था और ईशर आकर उसे कहती है कि तुम ठीक तो हो? तो लॉयड भी कहता है हाँ, जो सुनकर ईशर भी काफी रिलीफ फील करती है। तो लॉयड कहता है कि तुम मुझ पर गुस्सा क्यों नहीं हो रही हो? तो ईशर कहती है, हाँ, मुझे गुस्सा होना चाहिए। ऐसा बोलकर वो लॉयड को कहती है कि तुम बुरे बच्चे हो। तो लॉयड कहता है कि ऐसा थोड़ी गुस्सा होना होता है, एक काम करो, डिवाइन सोर्सरी का यूज करके मुझे मार दो। तो ईशर कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि डिवाइन सोर्सरी का यूज सिर्फ बुरे लोगों के अगेंस्ट किया जाना चाहिए। ये छोड़ो, क्यों ना हम लोग एक साथ गाना गाएं। वहीं लॉयड तो उसकी बात को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। और अब अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि लॉयड ने इस चर्च में एक सील हुए डीमन को अनसील कर दिया, जिसकी वजह से वो डीमन तबाही मचाने लगता है, जिसे देखकर सभी भाग रहे होते हैं। पर तभी ईशर सोचती है कि लॉयड कहाँ गया। वो अब देखती है कि लॉयड तो छुपा हुआ था। वहीं वो डीमन उसके ऊपर कुर्सी उठाकर फेंक देता है, पर तभी वहां पर ईशर आ जाती है, जो कि खुद सामने आकर लॉयड को बचा लेती है। वहीं इस वजह से ईशर खुद घायल हो जाती है, पर अब वो अपनी चिंता ना करके लॉयड से कहती है कि तुम ठीक तो हो? जिस पर लॉयड भी कहता है हाँ। ये सुनकर वो फिर से रिलीफ फील करती है। वहीं ये देखकर लॉयड को काफी ज्यादा बुरा लगता है
और वो बाद में सभी को बता देता है कि ये सारी गलती उसी की थी और इसी वजह से लॉयड को चर्च से बाहर निकाल दिया गया। ये सुनकर रेन और बेबीलोन भी सोचते हैं कि अब पता चला कि आखिर हुआ क्या था। ईशर अब कहने लगती है कि फादर के उसने काफ़ी सारे वॉसेस तोड़े हैं, इसलिए वो लॉयड से काफ़ी गुस्सा है। और बाकी सभी लोग भी लॉयड से कहते हैं कि उसने डीमन को स्पॉन किया। वो सभी लॉयड को बुरा मानते हैं, पर मैं नहीं मानती हूँ। लॉयड की वॉइस काफ़ी ज़्यादा प्यारी थी। ईशर अब अपने मन में कहती है कि मैं होप करती हूँ कि लॉयड हम लोग एक साथ दोबारा गाएं। तभी उसके दिमाग में आइडिया आता है। वो लॉयड से कहती है कि मुझे लॉयड को हमें ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट करना चाहिए। वो उन्हें बताती है कि आज रेसिडल होने वाली है और सारिया भी आएगी। ये सुनकर वो कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि सारिया कौन है। दूसरी तरफ हमें लॉयड को दिखाया जाता है जो कि वास को अब कूड़ेदान में फेंक देता है। इतने में वो देखता है कि कुछ लोग एक लड़की के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं क्योंकि वो लड़की गलती से उन लोगों से टकरा गई है। उस लड़की को देखकर लॉयड पहचान जाता है और कहता है कि ये तो मेरी बहन सारिया है। वहीं सारिया उन लोगों से कुछ कहती नहीं है, तो वो लोग अब उस पर और भी गुस्सा होने लगते हैं। तभी सारिया उनसे पूछती है कि क्या तुम किसी इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से यूज कर सकते हो, जिस पर वो कहते हैं नहीं। ये सुनकर सारिया डिसअपॉइंट हो जाती है और वहां से चली जाती है, पर तभी वो लोग उसे फिर से पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ लॉयड भी सभी को बताता है कि ये सारिया है, मेरी बड़ी बहन जो कि चौथी प्रिंसेस है और इसके अंदर म्यूजिक का टैलेंट है। इसने सभी इंस्ट्रूमेंट को मास्टर कर रखा है। म्यूजिक के अलावा इसे और किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। वहां वो बंदा सारिया को मारने वाला होता है और कहता है कि वैसे एक इंस्ट्रूमेंट में तो मैं अच्छा हूं। जो सुनकर सारिया एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कौन सा इंस्ट्रूमेंट, मुझे बताओ। जिस पर वो कहता है कि मेरे अंदर ये इंस्ट्रूमेंट है कि मैं लड़कियों से चिल्ली निकलवा सकता हूं। तो वो अब सारिया को छेड़ने वाला होता है, पर तभी वहां पर ईशर आकर उसे रोक लेती है और कहती है कि सारिया मेरी दोस्त है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं। ये सुनकर वो बंदा अब ईशर को ही गलत तरीके से पकड़ लेता है। तभी वहां फादर आ जाते हैं और कहते हैं कि आज रेसिडल होने वाला है, अब गाना कौन गाएगा। तो लॉयड कहता है कि वो कब होने वाला है। तो बेबीलोन कहता है कि थोड़ी देर बाद ही होने वाला है और उसमें ईशर और सारिया गाना गाएंगे। कहा जाता है कि जो भी उस गाने को सुनता है वो हील हो जाती है। जो सुनकर लॉयड कहता है कि अब समझ आया कि यहाँ पर सारिया क्यों आई है। तभी ग्रिम अब लॉयड से कहता है कि क्या पता डिवाइन सोर्सरी जब गाना बजता हो तभी आता हो, यानी रिचुअल के दौरान। यह सुनकर लॉयड भी सोचता है कि हाँ, जो भी उस गाने को सुनते हैं वो हील हो जाते हैं। इसका मतलब शायद डिवाइन सोर्सरी तभी होगी। मैं उस रेसिडल को कैंसिल नहीं होने दे सकता हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब वो रेन को हमला करने के लिए कहता है, तो रेन भी मान जाती है और अब वो माना फोकस का यूज करती है, जिससे कि वो साइड में खड़े फादर को और अब वो उन चारों को अपनी पावर को यूज करके सुला देती है। जो देखकर ग्रिम इंप्रेस हो जाता है। वो कहता है कि रेन ने हमें नहीं सुलाया, बल्कि बाकी सभी लोगों को उसने सुला दिया। इसका मतलब है कि वो अपनी पावर को अच्छे से कंट्रोल कर पाई। तो लॉयड कहता है कि इसके लिए उसने माना फोकस का यूज किया। इसका यूज करके तुम अपने प्रेशर को और भी पावरफुल कर सकते हो और अपना टारगेट भी ईजी बना सकते हो, पर ऐसा करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। फिर लॉयड अब मन में रेन से कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया रेन। इतने में ही हम लोग अब देखते हैं कि वो गुंडे अब वापस से उठ जाते हैं, जो देखकर रेन घबरा जाती है। वो कहती है कि मैं इन लोगों को नहीं सुला पाई अच्छे से। जो देखकर बेबीलोन उन लोगों से लड़ने के लिए आगे जा रहा होता है, पर इतने में ही लॉयड उसे रोक लेता है। लॉयड कहता है कि अगर हम लोगों ने इन्हें सुला भी दिया तो फादर देख लेंगे और फादर को अगर पता चल गया तो काफी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मैं इन्हें कहीं और ही भेज देता हूँ। ऐसा बोलने के बाद लॉयड अब उन दोनों को टेलीपोर्ट करके पहाड़ों के ऊपर छोड़ देता है। वहीं ईशर और सारिया यहीं रह जाते हैं। वहीं लॉर्ड की ये पावर देखकर सभी काफी घबरा जाते हैं। वहीं लॉयड अब कहता है कि अभी भी मुझे काफी कुछ सीखना है, क्योंकि मुझे ये पता ही नहीं कि मैंने उन गुंडों को कहाँ भेज दिया। अगले सीन में अब फादर भी उड़ जाते हैं। वहां पर लॉयड अब उसे बता देता है कि बेबीन ने उन गुंडों को भगा दिया। वहीं पर अब बेबीलोन तो अब भी कांप रहा होता है लॉयड की ताकत को देखकर, क्योंकि लॉयड ने जेक की टेलीपोर्टेशन टेक्निक का यूज करके उन गुंडों को टेलीपोर्ट कर दिया। बेबीलोन ये जानकर काफी ज्यादा हैरान है कि लॉयड ने इस स्किल को इतना जल्दी कैसे सीख लिया। वहीं पर रेन भी काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है लॉयड से। वहीं फादर भी उन लोगों की बात मान लेते हैं और अब वो तो वहां से चले जाते हैं। इतने में ही सारिया वहां पर आकर लॉयड को थोड़ी देर देखने लगती है और अब उसे याद आ जाता है कि इसका नाम लॉर्ड है। जो देखकर बेबीन कहता है कि अपने ही भाई का नाम भूल गई। तो ईशर कहती है कि ये काफी इंप्रेसिव बात है कि उसे लॉयड का नाम याद है, क्योंकि सारिया सिर्फ उन्हीं लोगों का नाम याद रखती है जो कि म्यूजिक के साथ इन्वॉल्व होते हैं। जो सुनकर रेन कहती है कि क्या लॉयड भी इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है। तो ईच कहती है नहीं, पर वो गाना काफी अच्छा गाता है। ये याद करके वो अब लॉयड से कहती है कि क्या तुम रेस्टल में हमारे साथ गाना चाहोगे। पर इससे पहले कि लॉयड कुछ कह सके सारी आकर उसे मना कर देती है और कहती है कि लॉयड ने इतनी प्रैक्टिस नहीं करी है। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो हमारी परफॉर्मेंस को खराब करे। जब मैं उसे अच्छे से ट्रेनिंग दे दूंगी तब वो हमारे साथ गा सकता है। सारिया अब लॉयड से कहती है कि हमारी परफॉर्मेंस को अच्छे से देखना और सीखना। ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं। वहीं सारिया कहती है कि हम लोग क्या करें, क्या जाकर हम लोग चर्च को एक्सप्लोर करें। तो लॉयड कहता है नहीं, मुझे रेजिडल को ऑब्जर्व करना होगा। वहीं पर ग्रिम भी अब उन लोगों को बताता है कि हाँ, जो डिवाइन सोर्सरी है शायद वो रिचुअल के दौरान ही होगी,
ना कि माना सिग्नेचर से। वहीं लॉयड अब हम लोग को बताने लगता है कि तुम लोग काफी सारे वैरायटी के फिनोमेनास क्रिएट कर सकते हो तब जब तुम माना सिग्नेचर का यूज कर रहे हो, पर जिनके पास माना होता है वो लोग डांस या फिर गाना गाकर भी मैजिक यूज कर पाते हैं। तभी अचानक से बेबी लॉन और लॉयड को कुछ अजीब फील होता है, पर वो इस बात को इग्नोर कर देते हैं। अगले सीन में अब रेसिटाइल शुरू हो जाता है, जहां सारिया पियानो बजाने लगती है और अब ईशर गाना गाने लगती है। हम अब देखते हैं कि ईशर की आवाज और सारिया के पियानो बजाने का ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये बहुत ही ज्यादा प्यारा होता है। सभी लोग ये म्यूजिक सुनकर हैरान हो जाते हैं। वहीं लॉयड कहता है कि तो ये है वो मैजिक जो कि लोगों को हील कर देता है, ये तो सही में काफी कमाल का है। वहीं बाकी सभी लोग अब हील हो रहे होते हैं, जो देखकर ग्रिम भी अब कहने लगता है कि ये देखो, ये तो सही में डिवाइन सोर्सरी ही है। जो देखकर लॉयड अब माना के एक फ्रेगमेंट को अपनी तलवार से काट देता है और वो उसकी तलवार पर ही लग जाता है। जो देखकर लॉयड कहता है कि आखिर ये कैसे तरीके का माना सिग्नेचर है। देखकर लगता है कि ये कोई जियोमेट्रिक शेप है, आज से पहले मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। और बात करी जाए अगर इसके इफेक्ट की, तो ये इफेक्ट एक हेल्थ क्लास स्पेल का है, यानी ऐसी बारिश हो रही है जिसके 10 मीटर की रेंज में सभी लोग हील हो रहे हैं। वहीं ग्रीम कहने लगता है कि ईशर का जो माना है वो थोड़ा सा कम है, जो उसका लॉयड भी कहता है कि कोई बात नहीं, जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही है कि ईश डिवाइन सोर्स ही यूज कर सकती है। इसका मतलब है कि गॉड के मैसेंजर उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये एक ऐसे अननोन टाइप का मानव सिग्नेचर है जो कि कोई लैंग्वेज में नहीं है, तो इसे पढ़ा नहीं जा सकता है। ये तो सही में काफी इंटरेस्टिंग है। जो सुनकर ग्रिम कहता है कि क्या तुम इसको सीखना नहीं चाहोगे फिर? तो लॉयड कहता है कि वो तो बाद में देखेंगे, पर अभी के लिए मैं एक काफी पावरफुल चीज को सेंस कर रहा हूँ कि वो इधर ही देख रही है। जब से रेसिडेंस शुरू हुई है तब से उस बंदे की नजरें और भी ताकतवर हो गई है। तो ग्रिम भी अब सेंस करता है और कहता है कि हाँ, ये तो काफी खतरनाक प्रेशर है, आखिर ये किसका है और आखिर ये कहाँ से आ रही है? तो लॉयड कहता है कि ऊपर से जोसन का। ग्रिम कहता है कि क्या इसका मतलब कोई हमें सीलिंग से देख रहा है? तो लॉयड कहता है नहीं, कोई हमें उससे भी ऊपर से देख रहा है, शायद से हमें कोई भगवान का सर्वेंट देख रहा है। लॉयड अब ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाता है। जाने से पहले वो रेन और बेबीन से कहता है कि मैं काफी जल्द आऊंगा। ऐसा बोलकर लॉयड अब टेलीपोर्ट करके काफी ऊपर पहुंच जाता है। वो लोग अब इतनी ऊपर आ जाते हैं कि वहां पर कुछ भी नहीं होता है और सिर्फ बादल ही बादल होते हैं। जो देखकर ग्रिम अब लॉयड से कहता है कि कहीं हम लोग मर तो नहीं गए? तो लॉयड कहते हैं नहीं, पिछली बार जब मैं मरा था तब तो मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा था। वो लोग अब आगे ही जाते हैं और अब उन लोगों को वहां पर एक स्ट्रक्चर सा दिखाई देता है जिसके ऊपर एक एंजल बैठा हुआ था। उसे देखकर लॉयड कहता है कि जो अभी हम लोगों को देख रहा था वो यही है। और अब इसी के साथ ही कमाल का एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि तुम लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।